नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में मैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो व्यापम हर बार रिपीट करती है। व्यापम की आदत है ना क्वेश्चंस को रिपीट करना, तो व्यापम काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट करती है और मैंने सब्जेक्ट क्या लिया है, तो सब्जेक्ट है हिंदी, क्योंकि हिंदी 20 मार्क्स की आएगी। ओके, तो लास्ट क्लासेस भी आपने देख ली होगी जिसमें इंग्लिश के मैंने टॉपिक डिस्कस किए थे, हिंदी के टॉपिक डिस्कस किए थे और आपको बताया था कि यदि आप जेल प्रहरी का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने तैयारी कर ली है तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर देखो। इनमें से यदि कोई छूट गया है तो आप इसे भी कंप्लीट करो, क्योंकि जेल प्रहरी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसी प्रकार जितने भी व्यापम के प्रीवियस पेपर हुए हैं अभी उसी को एनालाइज करके मैंने 20 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जहाँ पर आप अपने मार्क्स पक्की कर सकते हैं, क्योंकि व्यापम ने क्या किया है, व्यापम क्या करती है, क्वेश्चंस को रिपीट करती है। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे क्या कहलाते हैं। हमें उन शब्दों के बारे में बताना है जो संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, विशेषता या गुण बताते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, या ये सभी। तो भाई संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बता रहे हैं तो उसे संज्ञा तो कहेंगे नहीं, यानी थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। देखो आज की क्लास में मैं जो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ साथ में मैं उसकी थ्योरी भी बताऊंगी, हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल भी दूंगी और मैं आपको बताऊंगी भी कि हमें ऑप्शंस काट के कैसे आंसर निकालना है। हो सकता है कई बार आप लोग क्या करते हो, उलझ जाते हो ऑप्शंस को देखकर, तो हम गलत ऑप्शन और सही ऑप्शन में अंतर कैसे करें वो भी आपको मैं आज की क्लास में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो संज्ञा या सर्वनाम की जब विशेषता बता रहे हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो गलत हो गया। अब क्रिया क्या होता है, तो जिस शब्द द्वारा कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, इसलिए क्रिया इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। देखो जब थर्ड वाला ऑप्शन कट गया, संज्ञा ऑप्शन में संज्ञा आंसर नहीं है, इसका मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन भी कट गया, यानी एक ऑप्शन के कटने से दूसरा ऑप्शन भी अपने आप कट गया। फिर हमने देखा कि भाई क्रिया क्या होती है, तो क्रिया की परिभाषा तो इससे मैच ही नहीं हुई, इससे मिली ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक। ऐसे आपको हिंदी के प्रश्नों को हल करना होगा और ऐसे ही ऑप्शंस को देखकर सही आंसर की पहचान करनी होगी। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है हिंदी, यदि किसी भी एग्जाम में आता है तो आपकी पूरी से पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सको। 20 नंबर का पेपर है, 20 में से 20 का टारगेट लेकर चलना है हमको। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ली हैं जेल प्रहरी के लिए, हिंदी सब्जेक्ट की है, जिसमें मैंने हिंदी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया है। यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं। अब हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण की बात बतानी है, दशा की, रंग की, आकार की, कि जो इन सभी का हमें बोध कराएंगे वो किस प्रकार के विशेषण होंगे। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इसकी परिभाषा तो आपने देख ली। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है सार्वनामिक विशेषण, एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है संख्यावाचक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जिनमें से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग और आकार का बोध कराते हैं ऑप्शन नंबर पहला। जो गुणवाचक विशेषण है ये संज्ञा सर्वनाम का गुण का भी बोध कराएगा, दशा का भी, रंग का भी और आकार का, ये सारी ही चीजों का बोध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शुद्ध शब्द को चुनिए। देखिए शुद्ध शब्द से काफी सारे प्रश्न बनते हैं। अब इसमें वाक्यों की शुद्धि भी पूछ ली जाती है और वर्तनी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। अब आपको चारों ऑप्शन में से पहचान करनी है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो भाई चारों ऑप्शंस को यदि हम देखेंगे तो हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर अभिषेक का शुद्ध रूप बताना है। अब अभिषेक का शुद्ध रूप क्या होता है, तो सबसे पहले तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन में कट कर रही हूँ, है ना, मैं नीचे से ऊपर चल रही हूँ। तो अभिषेक लिखा है यहाँ पर, अभिषेक नहीं होता, ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरी चीज अभिषेक भी नहीं होता है,
स सपेरा इसमें नहीं आता है, अभी तो सही लिखा है यहाँ पर, लेकिन सेक नहीं होता है वो। उसी प्रकार अभिषेक भी नहीं होता है। अभिषेक का जो श है यहाँ पर श शलजम नहीं आता है, श षटकोण वाला श आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा पहला। केवल छोटे से अंतर के कारण देखो आप 3 ऑप्शन देखो, पहला दूसरा तीसरा, तीनों ही प्रकार के श आ गए, श श स आ गए कि नहीं आ गए। लेकिन यदि आप इसी चीज में कंफ्यूज हो जाओगे तो आप इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, बस शब्दों का वर्णों का विशेष रूप से ध्यान रखना यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो। ये जेल प्रहरी में आया हुआ प्रश्न है, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था। ये 20 क्वेश्चंस पूरे छाट के मैं उसी में से ही लेकर आई हूँ जो अब तक जेल प्रहरी के पेपर हुए हैं। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखकर भी व्यापम वही क्वेश्चन डाल देती है, आपके किसी भी सेट में हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हमें किसी भी तरह की कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आओ जरा। लिंग संबंधी शुद्ध वाक्य को पहचानिए। अब लिंग संबंधी वाक्य को कैसे पहचानोगे, तो आपको लिंग के आधार पर देखना होगा। लिंग का अर्थ क्या होता है, तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। क्या होता है इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कौन कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो संस्कृत में पूछे तो आप संस्कृत का आंसर देना, हिंदी में पूछे तो हिंदी का। ये दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं। एक क्वेश्चन के साथ हम 4 से 5 प्रश्न भी निकालेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन देखो। साहित्य 2 प्रकार का होता है, साहित्य 2 प्रकार की होती है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहित्य 2 प्रकार का होता है, ना कि होती है। और जब होती नहीं है यानी 3rd नंबर का ऑप्शन भी कट हो जाएगा और 1st नंबर का आंसर है यानी 4th वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि साहित्य 2 प्रकार का होता है। हम ऐसे ही तो बोलते हैं ना, साहित्य 2 प्रकार का होता है, ना कि होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1st वाला। चलो अगले प्रश्न की ओर आओ जरा। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। हमें यहाँ बताना है कि ये चारों किस वर्ग के व्यंजन हैं। ऊष्म, तालव्य, अंतस्थ या ओष्ठ। तो भाई य र ल व। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये वर्णमाला टॉपिक का एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। इन चारों में से अब हमें व्यंजन के बारे में बताना है। तो व्यंजन होते क्या है, देखो पहली चीज तो पूरी वर्णमाला, हमारी जो वर्णमाला है ये 2 चीजों से मिलकर बनी है, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। ये जो व्यंजन है ना, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर छुपा होता है। जैसे ये रहा व्यंजन, अब इसमें अ स्वर कैसे छुपा होगा भैया, तोड़ दो इसको, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आधा क धन आ, छुपा है ना, इनका मेल कर दोगे तो ही जाकर ये बनेगा पूरा का। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर छुपा होता है। अब यर अलावा कौन सा व्यंजन है, तो इसका आंसर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये यर अलावा है, इनकी संख्या पूछी जाती है तो आप संख्या बता सकते हैं 4। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगले प्रश्न की ओर आओ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रस के टॉपिक का प्रश्न है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आनंद। क्या होता है इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है आनंद। अब श्रृंगार रस की बात चल रही है। सबसे पहले तो श्रृंगार गलत लिखा है, ये मैं आपको बता दूं। श्रृंगार कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी लास्ट टाइम जेल प्रहरी में पूछा गया था कि श्रृंगार का शुद्ध रूप कौन सा है, तो ये श्रृंगार का शुद्ध रूप है। अब इसका स्थायी भाव बताना है तो ऑप्शन है हास, क्रोध, रति या उत्साह। तो इसका आंसर है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, जिसका अर्थ होता है प्रेम। ऑप्शन में आपको या तो रति मिलेगा या तो प्रेम मिलेगा। अगर कभी ऐसा हो, क्योंकि एक बार ऐसा प्रश्न भी आया था कि उसमें रति भी था प्रेम भी था और 2 ऑप्शन कुछ अलग थे, फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, तो फिर आप आंसर रति ही लगाओगे, प्रेम नहीं लगाओगे, है ना। छोटी छोटी चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति यानी कि प्रेम, जिसका अर्थ होता है प्रेम। जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम या अनुराग का वर्णन हो वहां पर होता है श्रृंगार रस। चलो क्वेश्चन नंबर 7। काव्य को अलंकृत करने वाले शब्दार्थ की रचना को काव्य में क्या कहते हैं, है ना। काव्य को अलंकृत करने वाले जो शब्दार्थ हैं उनकी रचना को क्या काव्य में क्या कहा जाता है।
यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दार्थ को। ऑप्शन है अलंकार, छंद, चौपाई या ये सभी, तो इसका आंसर है अलंकार। क्या होगा? तो इसका आंसर है अलंकार। ये दो शब्दों से मिलकर बना है अलम धनकार, माँ में हलंत लगेगा, अलम धनकार के मेल से बना है अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्लियर है? चलो आगे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जहां काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार, उभयालंकार, शब्दालंकार या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर 4 तो कट कर दो, ये सभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शब्दों के कारण के चमत्कार की बात चल रही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला शब्दालंकार। जहाँ काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार होगा तो वहाँ अर्थालंकार होगा, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण होगा तो वहाँ उभयालंकार होगा। लेकिन प्रश्न में अभी केवल शब्द के कारण चमत्कार पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला शब्दालंकार। क्लियर है? 8 का आंसर क्या है? थर्ड। शुद्ध शब्द छाटो भाई। आपको 4 ऑप्शन दिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है और शुद्ध शब्द छाटना है। अधोपतन, अधोपतन, अधपतन या अधोपतन। तो ऊपर वाला और नीचे वाला ऑप्शन आई थिंक सेम हो गया है, क और घ। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ वाला सेम हो गया है, पर कोई बात नहीं, ये दोनों ही आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला अधपतन। स वाला होगा इसका आंसर, ये इसका शुद्ध रूप है अधपतन। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर आओ। मनोबल में संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या यड़ संधि? तो मनोबल का विच्छेद पहले तो आपको पता होना चाहिए। इसका विच्छेद होता है मनः धन बल। क्या होता है? तो इसका विच्छेद होता है मनः धन बल। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, संरक्षण में संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि? तो संरक्षण का विच्छेद होता है सम धन रक्षण। क्या होता है? तो इसका विच्छेद होता है समधन रक्षण। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसका आंसर है व्यंजन संधि। यहाँ देखो व्यंजन लगा है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, व्यंजन संधि। जहां पर भी ऐसा हलंत दिख जाए तो आप आंसर लगाना व्यंजन, कहीं पर भी यदि आपको विसर्ग मिल जाए तो आप आंसर लगाना विसर्ग संधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आओ। मातृत्व शब्द है व्यक्तिवाचक शब्द, जातिवाचक शब्द, भाववाचक शब्द या द्रव्यवाचक शब्द? तो देखो व्यक्तिवाचक है नहीं, जातिवाचक है नहीं, द्रव्यवाचक है नहीं, क्योंकि व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष के बारे में बात होती है। जातिवाचक में क्या होता है? इनकी संपूर्ण जाति की बात होती है। द्रव्यवाचक के 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। मातृत्व शब्द में है भाववाचक संज्ञा, या भाववाचक शब्द लिखा है वही है भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। 13 देखो, आमरण शब्द में समास होगा, द्वंद्व समास, अव्यय लिखा है यहाँ पर, इसको अव्ययी कर लेना जरा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो मैं बता दूं कि समास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम धन आस के मेल से बना है समास, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा, संक्षिप्त कथन या छोटा कथन। ठीक है, तो समास में जो शब्द होता है वह छोटा होता है। और आमरण में कौन सा है? तो इसका आंसर है अव्ययी भाव समास। क्यों है तो वो भी जरूर सुनो आप। अव्ययी भाव समास ये इसलिए होगा क्योंकि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। अब पहला पद प्रधान होता है मतलब पहला पद मेन होता है, मुख्य होता है। हमें कैसे पता चलेगा? तो किसी भी शब्द में आपको उपसर्ग की पहचान करनी होगी, और इसके भी उपसर्ग होते हैं, जैसे बड़ा आ, प्र, प्रति, हर, भर, नि, सा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर बड़ा आ मिला, इसलिए इसका पहला पद प्रधान हो गया, और आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो भाई देखो, ये सारे टॉपिक्स मैं क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ाती हूँ, बिल्कुल डिटेल में जाकर छोटी छोटी चीज़ों को बताकर। अभी क्या है कि यहाँ पर मैं क्वेश्चंस में जितनी संभव चीज़ें हो सकती हैं वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। बाकी ऑफलाइन क्लास में पढ़ने का मज़ा कुछ और रहता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, हम बोर्ड पे लिखते हैं, समझते हैं, एक्स्ट्रा में भी चीज़ें हमें समझ में आती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अभिषेक शब्द में संधि होगी। देखो अभिषेक शब्द का शुद्ध रूप तो हमने देख लिया था, अब इसमें संधि कौन सी होगी? चलो इसका आंसर आप दोगे, है ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि अभिषेक में कौन
संधि है, क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। अब मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ कि जो मैं ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आती हूँ उसमें मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ, फिर जब नेक्स्ट क्लास होती है तो मैं वो डाउट को क्लियर भी करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप सभी को देना है कि अभिषेक में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिन्हें संधि नहीं आती है तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, उसमें मैंने संधि का भी एक टॉपिक डाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। मखमली जूते मारना का क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ है? मीठी बातों से ललित करना, व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। तो मखमली जूते मारना इसका अर्थ है मीठी बातों से ललित करना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है फर्स्ट वाला, मीठी बातों से ललित करना। 16 का आंसर बताइए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अपकीर्ति कैसे लिखते हैं? अपकीर्ति की पहचान करनी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, अपकीर्ति। अ और प, अप का में बड़ी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा और ऊपर आधा राबी होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, नासिक, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो ये वर्णमाला का एक प्रश्न पूछा गया है कि ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं। स्टार करो, ये भी कई बार आया है, सारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं भाई कंठ व तालव्य। कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो ये कंठ व तालव्य यानी तालु दोनों से ही उच्चारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, श, श, स, ह कौन से व्यंजन है? तो स्पर्शी, प्रकंपी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो याद करो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था य अलावा, अब आ गया श, श, स, ह, है ना। ये सारे व्यंजन में से ही पूछे जा रहे हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 33 होती है, उन्हीं में से 4 ये हैं श, श, स, ह, और इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म नाम नहीं आया तो आप संघर्षी यानी सी ऑप्शन आंसर लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल मुख से, केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो अनुनासिक का संबंध है ना नाक और मुंह दोनों से ही होता है। आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, नाक और मुंह दोनों से ही इसका संबंध होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अभी हमने देखा तो कि इसका संबंध कैसे होता है, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, लेकिन ये व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर या पंचमाक्षर। स्टार करो इस पर भी, क्योंकि ये कई बार पूछा गया और इसका आंसर है वर्ग के पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे और ये सारे ही आए हुए और कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, तो आप भी इन सबको बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो आपने जो हिंदी के नोट्स बनाए आप उसमें इसे ज़रूर नोट करें, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन्हीं सारे क्वेश्चन से। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि और क्वेश्चंस लेकर आऊँ, और इस तरह के वीडियोज़ यदि आप और भी चाहते हो या आप कुछ दूसरे सब्जेक्ट की भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और दूसरी चीज़, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि समय काफ़ी कम है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।